नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में गांधी जी के भारत पुनः आगमन और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। उसमें हमने बात किया था कि गांधी जी का बचपन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और उनका वकालत के बारे में, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया और उनके क्या योगदान थे। इन सारी बातों पर हम पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गांधी जी का भारत पुनः आगमन 9 जनवरी 1915 को होता है। गांधी जी जब भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वह एक वकील के रूप में जाते हैं और बाद में वह भारतीय समुदाय के नेता बनकर आते हैं। इतिहासकार चंद्रन देव नेसन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया है। इसी के चलते गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। आगे की बात करने से पहले हम थोड़ा पीछे आते हैं और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। आईएनसी की स्थापना एओ द्वारा सन 1885 के 28 दिसंबर को की जाती है और इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जाता है। आईएनसी के मीटिंग को अधिवेशन कहा जाता है और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा की जाती है, जिसमें 72 लोग शामिल होते हैं। आगे चलकर 1905 में भारत के वायसराय कर्दम द्वारा बंगाल विभाजन घोषणा कर दी जाती है और बंगाल के दो भाग हो जाते हैं। उसमें पहला भाग जो कि हिंदू बहुसंख्यक था, जिसको पश्चिम बंगाल, और दूसरा भाग मुस्लिम बहुसंख्यक, जिसको पूर्वी बंगाल कहा जाता था। इसी विभाजन को रोकने के लिए 1905-7 के बीच स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, लेकिन 1907 में कांग्रेस के दो भाग हो जाते हैं, जिसमें नरम दल और गरम दल बनते हैं। इसी आंदोलन और कांग्रेस के विभाजन ने भारत के 3 महत्वपूर्ण नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय होते हैं, और इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। 1911 में वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग ने स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए बंगाल विभाजन घोषणा को रद्द कर दिया। आइए अब हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। हम ये देख चुके हैं कि कांग्रेस के दो भाग हो चुके हैं, एक गरम दल जो कि उग्रवादी था और दूसरा नरम दल जो कि उदारवादी था। इसी उदारवादी दल के नेता और गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। गोखले जी ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और यहाँ के लोगों को जान सकें। फरवरी 1916 में गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। बीएचयू की स्थापना वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट के तहत महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 फरवरी 1916 को स्थापित किया जाता है। इस समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, जिनमें से एक एनी बेसेंट भी थी, जो कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण नेता थी। जब गांधी जी की बोलने की बारी आती तो वे कहते हैं कि बीएचयू की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां पर धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच विषमता की अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के हमवतनों के भलाई में न लगा दें। बीएचयू की स्थापना एक उत्सव का समारोह है, क्योंकि ये भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से बनी एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना का घोतक है। फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। इसी के चलते दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार करते हैं, और बिहार के चंपारण जिले से एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वह आए हुए थे। उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निवेदन किया और वहां पर अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किए जा रहे कठोर व्यवहार के बारे में बताया और 3 कठिया प्रणाली को समझाया। कठिया प्रणाली अंग्रेजों द्वारा चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक तरीका था। 3 कठिया प्रणाली में प्रति बीघा जोत यानी 20 कट्ठे, 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं, इसलिए 20 कट्ठे जोत में 3 कट्ठे जोत
पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। चंपारण आंदोलन के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है और इसमें उनको सफलता भी मिलती है, जिसके बाद अंग्रेजों ने 3 कट्टे प्रणाली को रद्द कर दिया। और इस आंदोलन की चर्चा दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में मिलती है। और इसके अगले ही वर्ष यानी 1918 में गांधी जी अपने गृह राज्य में 2 अभियान चलाते हैं, जिसमें से एक अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, जिसमें एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए काम की बेहतर स्थिति के लिए मांग की थी। और दूसरा खेड़ा में चलाते हैं, जिसमें फसल चौपट होने के कारण राज्य से किसानों के लिए कर माफ की मांग करते हैं। गांधी जी के ये 3 आंदोलन ने उन्हें एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभारा, जिनके अंदर गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी के बाद 1919 में अंग्रेजों ने अपने आप ही गांधी जी की झोली में एक गहरा मुद्दा डाल दिया। इसी मुद्दे को लेकर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया और ये आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में था। 1914-18 के महान युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर इसे जारी रखा गया। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी और इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील वाला कानून कहा जाने लगा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में अपना अभियान चलाया। उत्तर और पश्चिम भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन और हड़तालें होने लगी। पंजाब में विशेष तौर पर कड़ा विरोध हुआ और इस विरोध में पंजाब के 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू भी शामिल थे। गांधी जी को पंजाब जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। पंजाब में विरोध बढ़ता गया, जहां लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों की सेवा की। इसके बदले में लोगों को इनाम देने की अपेक्षा उन्हें ये काला कानून थमा दिया गया था। पंजाब में धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती गईं और तनावपूर्ण होती गईं। इसके चलते पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को ये खून खराबा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ये देखते हुए एक अंग्रेजी ब्रिगेडियर ने राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये सभा जलियांवाला बाग में की जा रही थी, इसीलिए इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाने लगा। गांधी जी एक तुरंत नए आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, बिहार से राजेंद्र प्रसाद, दक्षिण भारत से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और गुजरात से पटेल जी ने अपने अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हुए पूरे भारत में और महात्मा गांधी को अपना समर्थन दिया। गांधी जी ने कहा कि जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि वह स्कूल, कॉलेज और न्यायालय न जाएं तथा कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ अपने सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा। गांधी जी अपने इस आंदोलन को और विस्तार करने के लिए 1919-20 में चल रहे खिलाफत आंदोलन को, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर इस्लामाबाद के विरुद्ध में अपने प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। खिलाफत आंदोलन 2 भाइयों द्वारा मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व था। गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मिलाकर 2 धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता पर बल दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुईस फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है। असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक लेकिन प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। 1857 के विद्रोह के बाद ये पहली बार था कि जब असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज्य की नींव हिल गई थी। अगर आपको 1857 के विद्रोह के बारे में जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आइए अब हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। यहाँ के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी थी, जिसमें से 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
ये हिंसा देखते हुए महात्मा गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया और स्वयं महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी की जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। वह कहते हैं कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वह भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी के कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। 1917 से 1922 के बीच में भारतीयों के एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग ने स्वयं को गांधीवादी राष्ट्रवाद और गांधी जी के साथ अपने को जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, J.B. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और C. राजगोपालाचारी शामिल थे। महात्मा गांधी जी को 2 साल बाद फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया जाता है और इसके बाद वह बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक होने के साथ ही समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी बुराइयों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया और हिंदू और मुसलमान के बीच एकता को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने आर्थिक स्तर पर लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया और समुद्र पार से आयातित मीलों में बने वस्त्रों के स्थान पर भारतीय खादी पहचान की महत्ता पर बल दिया। 1924 से 1928-29 के बीच गांधी जी अपने को समाज सुधार कार्यों में केंद्रित रखते हैं और इसी बीच कई सारी घटनाएं होती हैं। 1927 में 7 श्वेत अंग्रेज सदस्यों वाली साइमन कमीशन गठन किया गया था, जो कि भारतीय उपनिवेश की स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था। 1928 में साइमन कमीशन का आगमन होता है और इसके विरोध में साइमन कमीशन को बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया जाता है और अखिल भारतीय अभियान चलाया जाता है। और इसी अभियान के बीच भारत के एक गद्दावर नेता लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय की पुलिस द्वारा लाठियों से मारने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 में ही वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा गुजरात के बारदोली में एक किसान सत्याग्रह किया जाता है और इसकी सफलता से वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, जिसके बाद उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता है। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया जाता है। ये लाहौर अधिवेशन 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पहला, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। दूसरा, पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। पूर्ण स्वराज नए साल यानी 1930 के पहले महीने के अंतिम रविवार और ये ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1930 बनती है। देश भर में भारतीय लोग अपना झंडा फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद ही महात्मा गांधी ये उद्घोषणा करते हैं कि वे ब्रिटिश भारत के सबसे घृणित कानूनों में से एक, जो कि नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एक अधिकार देता है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये मुद्दा गांधी जी ने बड़ी ही कुशल समझदारी के साथ उठाया था, क्योंकि प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था। लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने से रोका गया और दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। इसके चलते महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन, जिसको डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत साबरमती आश्रम से करते हैं। आंदोलन की शुरुआत करने से पहले गांधी जी ने भारत के वायसराय इरविन को इसकी सूचना दे दी और 3 हफ्तों के बाद 6 अप्रैल 1930 को वह अपने गंतव्य स्थान डांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर खुद को कानून की निगाह में अपराधी करार दिया।
गांधी जी की नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय है। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस में व्यापक कवरेज दी। दूसरा, ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वह अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थीं जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि अब अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ था कि अब उनका राज्य अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इसी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहली गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित की जाती है, लेकिन तो इसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं होते हैं, जिसके कारण ये बैठक निरर्थक साबित होती है। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और अगले ही महीने उनकी वायसराय इरविन के साथ कई लंबी बैठकें होती हैं और बाद में 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और इसमें कुछ शर्तें शामिल थीं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों को रिहा करना और तटीय इलाकों पर नमक उत्पादन के लिए अनुमति देना। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में आयोजित किया जाता है। गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन गांधी जी के इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी थी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों में काम नहीं करती है। राजे रजवाड़ों का दावा ये था कि कांग्रेस का उनके भूभाग में कोई नियंत्रण नहीं है और न ही कोई अधिकार है। और तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया जाता है, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और ये सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये बैठक निरर्थक साबित होती है। अगले ही वर्ष सितंबर 1932 में गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा यरवदा सेंट्रल जेल में, जो कि पुणे में होती है, पूना पैक्ट पर सहमति और हस्ताक्षर होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया और दलित वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया, जो कि प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिकाओं में कुल सीटों का 18% सीट आरक्षित कर दी गई। आगे के वर्षों में महात्मा गांधी कुछ छोटे सत्याग्रह अभियान चलाते हैं, जिसका प्रभाव ब्रिटिश हुकूमत पर पड़ता रहता है। इसी के चलते 13 अक्टूबर 1939 को महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लिनिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हैं और इस बैठक में भारतीयों के युद्ध में हिस्सेदारी के स्वरूप की चर्चा की जाती है। लेकिन जब वायसराय के साथ वार्ता बीच में टूट जाती है तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपना इस्तीफा दे दिया और इसके चलते 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लिनिथगो द्वारा लाया जाता है, लेकिन कांग्रेस इसे अस्वीकार कर देती है। इसके चलते 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं, जिसमें उनको विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे कई नेताओं का समर्थन मिलता है। 1942 में ब्रिटेन में एक नई सर्वदलीय सरकार सत्ता में आती है, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी रखते हैं, लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी होता है। इसी के चलते 1942 में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। इसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। क्रिप्स के साथ वार्ता करने पर कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा का ब्रिटिश शासन को समर्थन चाहिए तो वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा परिषद के पद पर नियुक्त करना होगा और इसी के बाद वार्ता टूट जाती है। इसके बाद गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन, लेकिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के साथ कई अन्य नेताओं को फौरन गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के साथ ही जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी कार्यकर्ता भूमिगत प्रतिरोध जैसी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं।
और इसी के साथ ही साथ पश्चिम में सतारा, पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई अन्य जिलों में स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी जाती है। जून 1944 में विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था और इसी के साथ ही गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बनी खाई को समाप्त करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बैठक करते हैं। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है जो कि भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में होती है। इसी के चलते वायसराय वेवन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच बैठक का आयोजन करते हैं जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है। इसके अगले ही साल 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघ की व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है। लेकिन कैबिनेट मिशन का ये प्रयास विफल हो जाता है और इसके बाद 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की स्थापना के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जिसमें ये हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर के बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल जाती है। इसके कुछ महीनों बाद जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है जिसमें यह ऐलान कर दिया जाता है कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन साथ ही इसका विभाजन भी होगा। सत्ता का हस्तांतरण और स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त नियत किया जाता है और 15 अगस्त को भारत के विभिन्न भागों में खुशियां मनाई जा रही थीं। इसके साथ ही जब दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनियां होती रहीं। असेंबली के बाहर भीड़ ने महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 में राजधानी में हो रहे उत्सवों में गांधी जी शामिल नहीं थे। उस समय वह कलकत्ता में थे। वहाँ पर भी वह कहीं किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते हैं और न ही कहीं झंडा फहराते हैं, क्योंकि जिस स्वतंत्रता की कल्पना उन्होंने की थी वह उन्हें अकल्पनीय कीमतों पर मिलती है और उनका राष्ट्र विभाजित होता है और इसी के साथ हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार होते हैं। 1947 को गांधी जी नोआखली की यात्रा करते वक्त वहाँ के दंगों को शांत करते हैं और अगले ही महीने वह दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में महात्मा गांधी जी सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने के लिए उपवास रखते हैं और ये उपवास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अंतिम उपवास होता है। इसी के चलते हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी जी के अड़िग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई बार गांधी जी को जान से मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद भी गांधी जी सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर देते हैं और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखते हैं। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनके पास नज़दीक पहुंच जाता है और उन पर 3 गोली चलाता है, जिसके कारण गांधी जी की तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान होता है। गांधी जी की मृत्यु से देश में चल रहे सांप्रदायिक दंगों पर गहरा असर पड़ता है। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ने लगती है। भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसी कई संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया और सांप्रदायिक राजनीति का जोश लोगों में घटने लगा था। गांधी जी की मृत्यु के साथ ही भारतीय उपनिवेश से ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा होता है। ये थे गांधी जी के आंदोलनों के बारे में जो कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाए थे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।